नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग और खास होने वाली है। ये कहानी हमने एक खास सब्सक्राइबर की डिमांड पर लाई है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मुर्दा घर वाली कहानी सुनाऊं। तो लीजिए, ये कहानी खास तौर पर उनके लिए और साथ ही आप सभी के लिए। और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई कहानी है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट के जरिए जरूर दिखाएं। आपका हर कमेंट हमें और भी रोचक और डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। कभी कभी किसी की बातों में आकर कुछ लोग ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा उसके साथ साथ दूसरे लोग भी भुगतते हैं। क्या कोई माता पिता किसी की बातों में आकर अपने ही संतान को मार सकते हैं? क्या शक्ति की भूख इंसान से कोई भी गलत काम करवा सकती है? शनि अमावस्या की रात और ऊपर से सूर्य ग्रहण, शायद इसी वजह से चारों तरफ खामोशी थी। लोग अपने घरों के अंदर जाकर सो चुके थे। घड़ी में रात के 2 बजे हुए थे, जिस वजह से चारों तरफ खामोशी थी। सब लोग गहरी नींद में थे। तब उनको अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई लड़की की आवाज सबको सुनाई दे रही थी, जो दर्द के मारे चिल्ला रही थी। उस आवाज में इतना दर्द था कि लोग गहरी नींद में भी उठकर बाहर आ गए और एक घर के सामने आकर खड़े हो गए जहां से वह आवाज आ रही थी। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। यह घर मिस्टर एंड मिसेस घोष का था, जो पिछले 6 साल से वहां रहते थे। यह परिवार 4 सदस्य का था, जिसमें पति पत्नी, एक 18 साल की लड़की और एक 12 साल का लड़का था। आवाज से लग रहा था कि यह चीज सुमोना की है। वह एक 18 साल की खूबसूरत लड़की थी जो इस वक्त जोर जोर से चीख रही थी और खुद को बचाने के लिए कह रही थी। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी और तुरंत कुछ पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़कर अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो सब लोग हैरान हो गए। उस घर के मेन हॉल में जमीन पर लाल रंग की आड़ी तिरछी लाइन बनाई गई थी। उसके बीच में छोटा सा हवन कुंड बनाया गया था, जिसमें से चंदन की लकड़ी की खुशबू आ रही थी। उन सब के बीच में एक लड़की चिल्ला रही थी, जो तब तक खामोश हो गई थी। उस लड़की की आंखें खुली हुई थीं और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर घोष काले कपड़े में बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक रुमाल था, जिससे उन्होंने सुमोना का गला दबा दिया था। मिसेस घोष सामने काले रंग की साड़ी पहनकर बैठी हुई थी और वह लगातार कुछ बोले जा रही थी। जैसे ही पुलिस वहां पर आई, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और पुलिस वालों की तरफ देखकर कहने लगी, आप लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहां से, हमें हमारा काम करने दो। मिसेस घोष इस तरह से पुलिस को डांट रही थी जैसे कि उनके नजर में दूसरे लोग कोई मायने ही ना रखते हों। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पुलिस वालों को देख रही थी। इसे देखकर कुछ हवलदार धड़कन के साथ दरवाजे पर ही रुक गए थे। फिर भी उन सबको वहां से हटाया गया। मिस्टर एंड मिसेस घोष को तुरंत गिरफ्तार किया गया, जहां पर मिसेस घोष चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों से कह रही थी, बेवकूफों, तुम्हारी वजह से हमारा काम अधूरा रह गया। जल्दी से हमें हमारा काम करने दो ताकि हमारी बेटी वापस आ जाए। पुलिस वाले उन दोनों पति पत्नी को तुरंत वहां से गिरफ्तार करके ले गए और कुछ ही देर में वहां पर फॉरेंसिक की टीम आ गई। किसी का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया था कि 12 साल का लड़का चुप चुप करके सब कुछ देख रहा था। और जैसे ही सुमोना की डेड बॉडी को अस्पताल ले जाया गया, वह वहां से भाग गया। प्रशांत जोशी, उम्र 20 साल, वह एक अस्पताल में पिछले 1 महीने से काम पर लगा हुआ है, जहां पर उसका काम इस समय मुर्दा घर को देखने का है। अब तक वह दिन पर ही ड्यूटी कर रहा था, लेकिन आज से उसको नाइट ड्यूटी मिली थी। वह ठीक 6 बजे अस्पताल पहुंच गया था। वैसे तो उसकी ड्यूटी 8 बजे से शुरू होती थी, लेकिन उसे कुछ दूसरा भी काम था, इसलिए वह आज जल्दी आ गया था। जिस मुर्दा घर में वह इस वक्त ड्यूटी पर है, वह एक बहुत बड़े अस्पताल का मुर्दा घर है, जो हॉस्पिटल के पीछे की तरफ बनाया गया है। आमतौर पर मुर्दा घर हॉस्पिटल से काफी अलग बनाया जाता है, लेकिन यह मुर्दा घर तो हॉस्पिटल के एकदम पीछे की तरफ है, जहां पर लोग दिखते ही नहीं हैं, बस मुर्दे ही दिखाई देते हैं। हालांकि उसकी कुछ दूरी पर बॉयज हॉस्टल है, जहां पर वे लड़के पढ़ते हैं जो इस अस्पताल में नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस समय उनमें से भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह जब मुर्दा घर में पहुंचा तो उसके सिवाय वहां पर 2 और लोग मौजूद थे। उन दोनों को देखकर पहले ही प्रशांत का दिल खट्टा हो गया था, क्योंकि उसने उन दोनों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। एक तो पहले ही घर से निकलते समय उसकी मां ने समझाया था कि आज अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी है,
इसलिए संभाल कर जाना। और यहां आते ही उन दोनों से प्रशांत का सामना हो गया। निगम, जो 40 साल का है, और आलोक, जो करीब 25 साल का है, वह लोग वहां पर पहले से ही मौजूद थे। आलोक और निगम प्रशांत के साथ वहां पर ड्यूटी पर रहने वाले थे। प्रशांत की मुलाकात उन दोनों से इससे पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन उन दोनों के बारे में उसने सुना बहुत कुछ था। निगम झोपड़पट्टी में रहने वाला एक ऐसा आदमी था जिसकी 2 बार शादी हो चुकी थी और दोनों ही पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके पीछे का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला था। आलोक अभी कमवारा था और 4 साल पहले ही उसने यह काम शुरू किया था। दोनों ही मजाक मस्ती करने वाले लोग थे, जिसके साथ कोई तीसरा ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। प्रशांत को देखकर निगम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह तो इतना छोटा है कि इस मुर्दा घर में एक दिन, मेरा मतलब है एक रात भी नहीं टिक पाएगा। देख लेना, सवेरे यहां से भाग जाएगा। प्रशांत ने निगम की तरफ देखा और पूछा, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? प्रशांत, क्या तूने इस मुर्दा घर के बारे में कभी कुछ नहीं सुना है? निगम की जगह आलोक ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। प्रशांत ने सचमुच ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी जिस तरह की बात यह दोनों कर रहे थे। प्रशांत ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। क्या बात है, मुझे बताओ ना। प्रशांत की बात सुनकर निगम और आलोक ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर निगम ने कहा, तुम्हें पता है, जहां पर यह मुर्दा घर है ना, उसके पहले यहां पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और ऐसा कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान की आत्माएं अभी भी यहां पर घूमती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर जो डेड बॉडी आती है ना, उन पर भी वह कभी कभी कब्जा कर लेती हैं। प्रशांत यह सुनकर सहम चुका था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आलोक ने निगम की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यहां पर एक खूबसूरत लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो इधर से उधर घूमती रहती है। यहां पर छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आती है, और ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जिसका पूरा शरीर बहुत ही विकृत है। उसे देखकर कोई दूसरा दिन नहीं देखता है। उसे देखते ही इंसान की मौत हो जाती है जो उसके सामने होता है। जिस तरह से यह दोनों बातें कर रहे थे, प्रशांत की हालत खराब होने लगी थी। उसे पता था कि आज अमावस्या की रात है, इस वजह से वह पहले ही डरा हुआ था, और ऊपर से इन दोनों की बातें उसे और डरा रही थीं। लेकिन किसी तरह से वह खुद को संभाल रहा था। यह हॉस्पिटल है ना? चलो, पहले किसी राजा का महल हुआ करता था, जहां पर वह राजा लोगों को सजा देता था और उनको जिंदा ही इस कब्रिस्तान में दफना देता था। ऐसा कहा जाता है कि वह राजा आज भी घोड़े पर बैठकर इस कब्रिस्तान में उन आत्माओं को देखने आता है जिनको उसने मारकर दफना दिया था। निगम रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और जो कहानी उसके मन में आ रही थी वह कहे जा रहा था। प्रशांत अब सच में डर चुका था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। यह सब देखकर वह दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे और एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। आलोक ने निगम को समझाते हुए कहा, अरे यार नगर निगम, इसे ज्यादा मत बोल, बेचारा अभी बच्चा है। अगर कहीं बीमार पड़ गया तो कल सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। देख, ये कितना डर रहा है। प्रशांत ने आलोक की तरफ देखा और अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भैया, मैं डर नहीं रहा हूं। आलोक ने प्रशांत का मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर तुझे मुर्दा घर की इस वाली जगह में इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इतना कहकर निगम और आलोक दोनों हंसने लगे। प्रशांत समझ गया कि यह दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वह उन दोनों से गुस्सा हो गया और वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसके बाद दोनों ने प्रशांत को समझाया कि उन लोगों को रात भर जागना होता है, इसलिए इस तरह का मजाक तो चलता है। लेकिन प्रशांत सच में गुस्सा हो गया था। तभी रात के लगभग 2:30 बजे वहां पर एक एम्बुलेंस आई जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी थी। वहां पर 2-3 डॉक्टर भी आए थे जो करीब 1 घंटे के बाद वहां से चले गए, और फिर से उस मुर्दा घर में खामोशी छा गई। प्रशांत अभी भी निगम और आलोक से गुस्सा था, इसलिए एक तरफ बैठा हुआ था और बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। आमार रक्त दांव, रक्त। आवाज सुनकर प्रशांत की आंख खुल गई, लेकिन उस जगह पर तो वह अकेला ही बैठा हुआ था। यहां तक कि निगम और आलोक भी कहीं नहीं दिख रहे थे। वह उठकर आसपास देखने लगता है, ये दोनों शराब पी रहे हैं। सब लोग इन लोगों के बारे में सच कहते थे कि इन लोगों के साथ रहना मुश्किल है। प्रशांत को लग रहा था कि निगम और आलोक शराब पी रहे हैं और यह आवाज उन्हीं की है, इसलिए वह गुस्से में मुर्दा घर के अंदर चला गया, क्योंकि वह इस वक्त बाहर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां की लाइट अचानक बंद हो गई
और चारों तरफ अंधेरा छा गया। निगम काका, आलोक भैया, कहां पर हो आप लोग? देखो, अथॉरिटी को पता चल गया कि आप यहां पर शराब पी रहे हो तो आपके साथ साथ मैं भी मुसीबत में आ जाऊंगा। वह अंधेरे में ही दोनों को आवाज लगा रहा था, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन वह आवाज अब बंद हो गई थी। वह अंधेरे में ही आगे बढ़ रहा था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। देखिए, ये सारी एक्टिविटी आप यहां पर बंद कीजिए। अगर डॉक्टर या फिर डीन को पता चल गया तो। अरे यार, ये लाइट कैसे चली गई? अरे नगर निगम, जाकर जनरेटर चेक करो, अभी तक चालू नहीं हुई। हाँ हाँ, देखता हूं। प्रशांत ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि आवाज मुर्दा घर के बाहर से आई थी। ये दोनों आवाज निगम और आलोक की थी, जो इस वक्त मुर्दा घर के बाहर मौजूद थे। तो फिर प्रशांत का हाथ किसने पकड़ा था? प्रशांत अभी भी वह पकड़ महसूस कर पा रहा था। किसी ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। प्रशांत ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे बड़ी ही मजबूती से पकड़ा हुआ था, और प्रशांत उस हाथ की ठंडक भी महसूस कर पा रहा था। कौन है यहां पर? छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्रशांत अपना हाथ छुड़ा ही रहा था कि अचानक लाइट आ गई। उसने घबराए हुए अपने आसपास देखा तो अब किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, और चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडी ही मौजूद थी। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि प्रशांत सिर्फ अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अपने आसपास देखता ही रह गया। तुझे क्या हो गया? आलोक ने प्रशांत के सर पर हाथ लगाया तो उसका पूरा शरीर गर्म हो चुका था। उसे लगा कि प्रशांत को बुखार आ गया है, क्योंकि दोनों ने मिलकर उसे बहुत डराया था। इसलिए उसने कहा, एक काम करो, तुम आराम करो, हम लोग देख लेंगे यहां पर, वैसे भी ज्यादा कुछ काम होता नहीं है। मेरा हाथ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। प्रशांत डरा हुआ था और उसने आलोक की तरफ देखकर कहा। आलोक को लगा कि शायद उसकी और निगम की बातों से वह कुछ ज्यादा ही डर गया है। इसीलिए उसने प्रशांत को वहां से बाहर निकाला और वहां पर बने एक छोटे से कमरे में ले गया, जहां पर काम करने वाले लोग अपना सामान रखते थे। तुम यहां पर सो जाओ, अभी रात बहुत हो गई है, कुछ ही देर में सवेरा हो जाएगा। इतनी रात को तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं होगा। प्रशांत डरा हुआ था और इसी वजह से वापस मुर्दा घर में जाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने आलोक की बात मान ली और कमरे में ही रह गया। आलोक जब वापस मुर्दा घर में पहुंचा तो वहां पर निगम एक स्ट्रेचर के पास खड़ा हुआ था और डेड बॉडी को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। क्या हुआ? तेरा भी किसी ने हाथ पकड़ा है क्या? लगता है हम लोगों ने उसे, बेचारे को, कुछ ज्यादा ही डरा दिया। बेचारा बीमार हो गया है। तू यहां क्या कर रहा है? आलोक नजदीक आया तो स्ट्रेचर में एक खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी थी। निगम उस लड़की को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तेरी रिश्तेदार है क्या? अरे, मैं तो इसकी खूबसूरती देख रहा हूं। बेचारी इतनी खूबसूरत कम उम्र में मारी गई। बालों के लिए जब उसकी तरफ देखा तो वह सच में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। डॉक्टर के हिसाब से उसके मरने को लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी भी वह उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जैसे कि वह उन दोनों को देख रही हो। समझ नहीं आता कि लोग इतनी सुंदर लड़कियों को मार कैसे देते हैं। क्या उनको उनके ऊपर रहम नहीं आता होगा? निगम की बात सुनकर आलोक ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार नगर निगम चाचा, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। यह आपकी बेटी की उम्र की है या फिर उससे भी छोटी? आलोक ने जब वापस उस डेड बॉडी की तरफ देखा तो उसे उसकी पुतलियां हिलती हुई दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कि उस डेड बॉडी ने हल्के से मूवमेंट किया हो। यह देखकर आलोक डरकर 2 कदम पीछे हट गया और यह देखकर निगम ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ? तुझे चक्कर आ गया क्या? मुझे लगा कि इसकी पुतलियां हिली। निगम ने जब उस डेड बॉडी की तरफ देखा तो सब कुछ सामान्य था। उसने बालों का मजाक उड़ाया और फिर दोनों वहीं पर एक कोने में शराब की बोतल लेकर बैठ गए। शराब की गंध से सुमोना की आंखों की पुतलियां उन लोगों की तरफ घूम गईं। दूसरी तरफ प्रशांत को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अभी भी अपने हाथों में वो ठंडा स्पर्श महसूस हो रहा था। उसने अपना हाथ देखा तो वहां पर उंगलियों के निशान भी दिख रहे थे। इसका मतलब था कि जो उसने देखा था वह कोई भ्रम नहीं था, सच्चाई थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां पर धीरे धीरे चल रहा हो। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसे अपनी नौकरी की भी चिंता थी। इसलिए न चाहते हुए भी वह खड़ा हुआ और उसने धीरे से पूछा, कौन है वहां पर? उसकी आवाज सुनकर वह कदमों की आहट बंद हो गई। इसका मतलब यह था कि सच में कोई अंदर घुस गया था और वह कोई आत्मा नहीं थी। हिम्मत करके प्रशांत अपनी जगह से उठा और आवाज की दिशा में गया।
जैसे ही उसने उस तरफ देखा, कोई तेजी से वहां से भागकर अंधेरे में छुप गया। मैं कहता हूं, कौन है वहां पर? सामने आओ, नहीं तो मेरे पास हथियार भी है। जैसे ही प्रशांत ने यह कहा, अंधेरे में से कोई उजाले की तरफ आने लगा। धीरे धीरे एक इंसान की आकृति अंधेरे में से बाहर आई और यह कोई 17-18 साल का लड़का था। दिखने में एकदम मासूम और डरा हुआ लग रहा था। उस बच्चे को देखकर प्रशांत शांत हो गया और उसने एकदम शांति से कहा, कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रहे हो? यह कोई खेलने की जगह नहीं है, अपने घर जाओ। वह लड़का डरा हुआ था और उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? प्रशांत को लगा कि यह लड़का खाने की तलाश में वहां पर आ गया है, इसलिए उसने अंदर आने के लिए कहा और अपने साथ लाए हुए खाने के डब्बे में से उसको आधा खाना दे दिया। वह लड़का चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा, लेकिन उसकी आंखें कुछ तलाश रही थीं। क्या नाम है तुम्हारा और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो कोई खाने की जगह नहीं है। मेरा नाम अनुराग है और मैं घर छोड़कर भाग गया था, छुपने के लिए यहाँ पर आया था। अनुराग ये सब कुछ कह तो रहा था, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा था। प्रशांत वह समझ नहीं पाया और चुपचाप उसके साथ बैठकर खाना खाने लगा। जहां दूसरी तरफ मुर्दा घर के अंदर दोनों ही शराब पीने में व्यस्त थे। दोनों ने मिलकर आधी बोतल खाली भी कर ली थी। शराब पीते पीते अचानक निगम अपनी जगह से खड़ा हो गया और सुमोना की डेड बॉडी के पास जाकर उसकी चादर हटा दी। यह देखकर आलोक भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और निगम के पास आकर पूछने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? इसकी चादर क्यों हटा रहे हो? कल डॉक्टर आएंगे और इसका शरीर को चीर फाड़ कर रख देंगे, तब तक इसकी खूबसूरती देख लेता हूं। कहते हुए वह अपने हाथ सुमोना के शरीर पर फेरने लगा। यह देखकर आलोक को घिन आने लगी, क्योंकि वह कोई जिंदा लड़की नहीं थी, एक मुर्दा शरीर था। लेकिन निगम ऐसा नहीं सोचता था। निगम ने सुमोना के होठों पर अपनी उंगली घुमाई और अपनी उंगली उसके मुंह के अंदर डाल दी। जब मरी हुई लड़की इतनी सुंदर है तो जिंदा होगी तब कितनी सुंदर होगी। क्या हुआ? मुर्दा लड़की ने काट दिया क्या? कहकर आलोक हंसने लगा। सुमोना का मुंह बंद हो गया था और निगम की उंगली अभी भी उसके मुंह के अंदर थी और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। पहले तो आलोक को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन दर्द निगम के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने फिर से पूछा, अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? यह मेरी उंगली को काट रही है, ऊपर से छोड़ भी नहीं रही है। आलोक यह देखकर डर गया और उसके हाथ को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे निगम को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। निगम इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि प्रशांत और अनुराग ने भी यह सुना। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से उठकर मुर्दा घर के पास आ गए। प्रशांत जल्दी से अंदर चला गया और अनुराग दरवाजे पर ही रुककर यह देखने लगा कि क्या हो रहा है। प्रशांत अंदर आया तो उसने पूछा, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो? अरे इस लड़की ने निगम को काट लिया। प्रशांत को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह आलोक की मदद करने लगा। प्रशांत ने जल्दी से सुमोना का मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह खुल नहीं रहा था। जैसे तैसे उसका मुंह खुला, लेकिन निगम की उंगली कट चुकी थी। उसकी उंगली का खून सुमोना के मुंह के अंदर था और आधी उंगली तो दिख भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सुमोना की डेड बॉडी ने उसकी कटी हुई उंगली निगल ली हो। निगम जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी उंगली कट चुकी थी। निगम दर्द के मारे जमीन पर बैठ गया था और खून भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आलोक उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया, जो कि कुछ दूरी पर ही था। दोनों इतने परेशान थे कि उन्होंने अनुराग को देखा, लेकिन यह पूछा तक नहीं कि वह कौन है और वहां क्या कर रहा है। अब वहां पर सिर्फ प्रशांत और अनुराग ही थे। प्रशांत को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने सुमोना का मुंह खोलकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े अनुराग ने तुरंत कहा, नहीं भैया, उसके मुंह को हाथ नहीं लगाना, वरना वह आपकी उंगली भी खा जाएगी। प्रशांत ने अनुराग की तरफ देखा और कहा, अनुराग, यह सिर्फ एक मुर्दा शरीर है, इसमें जान नहीं होती। यह हमारे हाथों को या फिर किसी भी चीज को खाता नहीं है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अनुराग परेशान लग रहा था, लेकिन प्रशांत को लग रहा था कि वह भी बच्चा है और यह सब कुछ देखकर डर गया है, इसलिए परेशान है। प्रशांत ने धीरे से सुमोना का मुंह खोला, लेकिन वहां पर उंगली नहीं थी। वहां पर चारों तरफ खून फैला हुआ था, इसलिए प्रशांत उसे साफ करने के लिए पोछा लेने चला गया और अनुराग भी वहां अकेला था, इसलिए वह भी डर के मारे प्रशांत के पीछे पीछे चला गया। प्रशांत पोछा लेकर जब वापस आया
तो अब वहां पर खून बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां का खून किसी ने साफ कर लिया हो। यह देखकर प्रशांत हैरान हुआ। तभी उसकी नजर एक डेड बॉडी के ऊपर गई, जिसकी चादर नीचे गिरी हुई थी। उसने पोछा एक तरफ रखा और वह चादर उठाकर उसे डेड बॉडी को ढकने गया। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वहां पर कुछ गड़बड़ है। वह मुर्दा शरीर उल्टा लेटा हुआ था, यानी कि जहां पर उसका सिर होना चाहिए था, इस वक्त वहां पर उसके पैर थे, जैसे कि वह पलट गया हो। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह तो एक मुर्दा शरीर था और मुर्दा घर में उसके और अनुराग के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। और उस वक्त तो अनुराग भी उसके साथ ही था। प्रशांत यह देखकर डर गया, लेकिन तभी उसे स्ट्रेचर खिसकने की आवाज आई। उसने देखा तो अनुराग बाहर खड़ा था और स्ट्रेचर उसके पीछे की तरफ से खिसक रहा था। उसने अनुराग की तरफ देखा तो वह डरा हुआ था और प्रशांत के पीछे देख रहा था। प्रशांत समझ गया कि वहां पर कुछ गड़बड़ है और उस वक्त तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह पीछे पलट कर देखे। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और उसे लग रहा था जैसे कि अभी उसे हार्ट अटैक आने वाला है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस वक्त वह रुक नहीं सकता था। पीछे पलट कर देखने की बजाय वह तेज भागने लगा। उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने वाला है। वह दरवाजे से थोड़ी दूरी पर था। इसी वजह से दरवाजा बंद होने के पहले ही वह वहां तक पहुंच गया और तुरंत दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। उसकी सांस सिर्फ 10 से 12 कदम भागने से ही इतनी फूल गई थी कि वह जमीन पर बैठ गया। अनुराग ने तुरंत प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, भैया यहां से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। प्रशांत वहां से उठना चाहता था, लेकिन वह इतना डर गया था कि उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तभी किसी ने अंदर से दरवाजे को धक्का मारा। यह देखकर अनुराग के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजा हल्का सा खुल गया था और अंदर से एक हाथ बाहर आ गया था, जिसकी उंगलियां पूरी टूटी हुई थीं और वहां से खून भी निकल रहा था। प्रशांत ने किसी तरह हिम्मत की और जोर से दरवाजे को धक्का देकर बंद किया, लेकिन वह हाथ अभी भी वहीं था, जिस वजह से वह दरवाजा बंद नहीं कर पा रहा था। भैया दरवाजा बंद करो, वरना वह बाहर आ जाएगा। प्रशांत ने इतनी जोर से दरवाजा दबाया कि वहीं पर टूट के नीचे गिर गई। धीरे धीरे अंदर से दबाव बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर से एक साथ कई लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हों। भैया दरवाजे को बाहर से बंद कर लो ना। अरे यहां पर बाहर से बंद करने की कोई कुंडी लगाई ही नहीं है। अनुराग ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो सच में वहां पर बाहर से बंद करने के लिए कुछ नहीं था। इसका मतलब यह था कि उस दरवाजे को बाहर से बंद नहीं किया जा सकता था। लेकिन प्रशांत हमेशा तो इस तरह दरवाजे को धक्का देकर खड़ा नहीं रह सकता था। अब क्या करें? प्रशांत ने किसी तरह दरवाजे को धक्का दिया और कुछ देर वैसे ही रहा। फिर उसने अनुराग को उस कमरे में जाने के लिए कहा जहां पर वे दोनों खाना खा रहे थे, क्योंकि उस कमरे को अंदर से बंद किया जा सकता था। वह कमरा वहां पर काम करने वाले लोग इस्तेमाल करते थे, जहां वे कपड़े भी बदलते थे। अनुराग तुरंत उस कमरे में चला गया और प्रशांत की राह देखने लगा। प्रशांत कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा और फिर उसने मौका पाकर तुरंत दौड़ लगाई उस कमरे की तरफ। वह अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज सुन पा रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे पलट कर देखे। जैसे ही वह उस कमरे के अंदर आया, अनुराग ने दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा ली। वे लोग आवाज सुन पा रहे थे कि कोई दरवाजे के दूसरी तरफ है और दरवाजा खोलने के लिए हाथ मार रहा है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी वह दरवाजा नहीं खोला। इस तरह का तो मैंने अंग्रेजी फिल्मों में देखा है, जिसे वह लोग ज़ॉम्बी कहते हैं। लेकिन यह सब हो क्या रहा है? यह सब कुछ दीदी की वजह से हो रहा है। नहीं नहीं, यह सब कुछ मेरी माँ की वजह से हो रहा है, अनुराग ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। प्रशांत को लगा कि अनुराग यह सब कुछ इसलिए कह रहा है क्योंकि वह अपनी माँ और बहन की वजह से घर छोड़कर यहाँ पर आ गया और यहाँ आकर फंस गया, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह इस वक्त ऐसी मुसीबत में फंस गया था कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वहां दूसरी तरफ एक डॉक्टर निगम की उंगली की पट्टी कर रहा था और आलोक वहीं पर खड़ा था। डॉक्टर ने आलोक की तरफ देखकर पूछा, ऐसा क्या कर रहे थे कि फल काटते हुए इसकी उंगली काट दी? डॉक्टर की बात सुनकर निगम ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, मेरी उंगली किसी चाकू से नहीं काटी, एक डेड बॉडी ने काटी है। डॉक्टर उन दोनों को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने डांटते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि ड्यूटी के समय शराब मत पिया करो, इसी वजह से उंगली कटी है तुम्हारी। अगर तुम्हारी यह हरकत किसी को पता चली ना तो नौकरी से निकाल देंगे। आलोक अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था,
क्योंकि उसकी शादी की बात चल रही थी और अगर ऐसे में उसकी नौकरी चली गई तो उसकी शादी नहीं होगी। उसने इशारे से निगम को चुप रहने के लिए कहा और निगम भी उसकी बात मान गया। पट्टी करवाने के बाद वह लोग वापस मुर्दा घर की तरफ जाने लगे कि तभी वहां पर दूसरी एक एम्बुलेंस थी जिसमें एक और डेड बॉडी थी। फिर से कुछ डॉक्टर उस डेड बॉडी को लेकर अंदर चले गए। उसमें एक लड़की की डेड बॉडी थी और उसके साथ 2 कंपाउंडर और 2 डॉक्टर भी थे। यह कोई एक्सीडेंट का केस था जिसमें लड़की की बॉडी एक ट्रक के नीचे आ गई थी और उसका आधे से ज्यादा शरीर पूरी तरह से कुचला गया था। निगम के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वह दोनों आराम आराम से चल रहे थे और उनको लग रहा था कि प्रशांत वहीं पर होगा, लेकिन प्रशांत तो डरकर कमरे के अंदर बैठा हुआ था। जब वह लोग अंदर गए तो यह देखकर हैरान हो गए कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर एक डॉक्टर ने गुस्से में कहा, यहां पर 3 लोगों को हायर किया गया था, लेकिन एक भी उनमें से नहीं दिख रहा है। लगता है कि इन तीनों की शिकायत करनी पड़ेगी। कौन है बाहर और किसकी शिकायत करने की बात हो रही है? वह जगह काफी बड़ी थी, जिसमें से एक बड़ा कमरा मुख्य मुर्दा घर था, यानी कि वहां पर लाशों को रखा जाता था और उसके अलावा एक तरफ बाथरूम और दूसरी तरफ वे कमरे थे जहां पर चौकीदार और डॉक्टर बैठा करते थे। डॉक्टर को यह आवाज मुख्य मुर्दा घर के अंदर से आई थी। दूसरे डॉक्टर ने आगे आकर दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? जब कोई डेड बॉडी यहां पर आती है तो तुम्हें दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। जैसे ही वह डॉक्टर अंदर गया तो वहां पर कोई भी नहीं था, यहां तक कि कुछ स्ट्रेचर भी खाली थे। यह देखकर डॉक्टर ने एक कंपाउंडर से कहा, आज तो यहां पर कई सारी लाशें आई थीं, जिनमें से कुछ का तो पोस्टमार्टम भी हो गया था, फिर ये सारे स्ट्रेचर खाली क्यों हैं? कंपाउंडर ने अंदर जाकर देखा और फिर कहा, पता नहीं सर, मैं देखकर बता सकता हूं। तुम तो वही डॉक्टर हो ना जिसने मेरा शरीर काट दिया था? तभी एक आवाज उस खाली कमरे में गूंजने लगी। सब लोग अपने आसपास देख रहे थे, लेकिन वहां पर उनके अलावा और कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। तभी एक स्ट्रेचर में से एक लाश उठकर बैठ गई। यह देखकर वह सब हैरान हो गए, लेकिन बाहर से एक कंपाउंडर ने अंदर आते हुए कहा, ओए निगम, तू सबको डराने की कोशिश कर रहा है क्या? यहां पर डॉक्टर मौजूद हैं, उनके सामने इस तरह का मजाक अच्छा नहीं लगता। उन लोगों को लग रहा था कि निगम और आलोक, जो काफी मजाक किया करते थे, वही लोग यह मजाक कर रहे हैं। तभी उस स्ट्रेचर में से लाश के ऊपर से वह चादर नीचे गिर गई तो उसके सामने एक 45 साल का आदमी बैठा हुआ था, जिसके पूरे शरीर में टांके लगे हुए थे। वह आदमी सबसे पहले खड़े डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी एक आंख बुरी तरह से फूट गई थी और दूसरी आंख से वह उस डॉक्टर को देख रहा था। तुम तो वही हो ना जिसका मैंने कल पोस्टमार्टम किया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? तूने मेरा पोस्टमार्टम नहीं किया था, सिर्फ शरीर को काट दिया था। मेरी मौत तो जहर से हुई थी, फिर तूने तो मेरी मौत को हार्ट अटैक बता दिया था ना। तूने तो एक आंख भी फोड़ डाली थी गलती से। यह देखकर वहां मौजूद सारे लोग घबरा गए और वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। एक डॉक्टर जो मुख्य मुर्दा घर के बाहर खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आया कि अंदर से दरवाजा किसने बंद कर लिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मुर्दा घर के अंदर वह आदमी उस डॉक्टर तक पहुंच गया था और डॉक्टर उसे देखकर डर रहा था। दोनों कंपाउंड भी अंदर ही थे। जब उन दोनों ने उस मुर्दा आदमी को रोकने की कोशिश की, तब कोई एक कंपाउंडर के पीठ पर चढ़ गया। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर एक 8 साल की बच्ची थी जो छत से गिरकर मर गई थी। उसे बच्ची का पूरा शरीर नीचे गिरकर फट गया था और उसकी दोनों आंखें बाहर की तरफ लटक रही थीं। उसकी बाहर लटकी हुई आंखें कंपाउंड को देख रही थीं और वह कंपाउंड कुछ समझ पाता उसके पहले ही बच्ची ने उस कंपाउंड का गला अपने दांतों से फाड़ दिया, जिससे वह कंपाउंड वहीं पर मर गया। कंपाउंडर की ऐसी हालत देखकर वह डॉक्टर और दूसरा कंपाउंड दोनों ही डर कर चिल्लाने लगे और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। दरवाजे में अंदर और बाहर दोनों तरफ से कुंडी नहीं लगाई गई थी, लेकिन फिर भी दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वह आदमी डॉक्टर तक पहुंच गया और उसने अपना एक अंगूठा डॉक्टर की एक आंख के अंदर पूरी तरह से घुसा दिया, जिससे डॉक्टर की आंख फूट गई और वह दर्द से चिल्लाने लगा। मुझे भी इतना ही बुरा लगा था जब तूने मेरी मौत की गलत रिपोर्ट दी थी। मेरी आत्मा वहीं पर मौजूद थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब बात अलग है। कहते हुए वह आदमी अपने नाखूनों से डॉक्टर का शरीर फाड़ने लगा और यह देखकर दूसरा कंपाउंड बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे कोने में जाकर बैठ गया। यह सब कुछ देखकर उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी
कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर का शरीर फाड़कर वह आदमी पागलों की तरह हंस रहा था। तभी 2-3 मुर्दा शरीर कंपाउंडर की तरफ बढ़ने लगे। वह कंपाउंडर देखने की सिवाय और कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फिर उसकी चीख पूरे मुर्दा घर में गूंजने लगी। यह सब आवाज सुनकर बाहर खड़ा हुआ डॉक्टर पूरी तरह से घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो जिस डेड बॉडी को लेकर वह वहां पर आए थे उसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मेरा एक्सीडेंट किसने किया? उस लड़की ने डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा। डॉक्टर यह देखकर बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वह लड़की डॉक्टर का हाथ छोड़ नहीं रही थी और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि उसका एक्सीडेंट किसने किया। तभी डॉक्टर ने देखा कि बाथरूम की तरफ से और 2-3 मुर्दा शरीर उसकी तरफ आ रहे हैं। यह देखकर डॉक्टर के दिल में अचानक दर्द होने लगा और वह उसी जगह पर हार्ट अटैक से नीचे गिर गया और उन मुर्दा शरीरों के वहां पहुंचने के पहले ही उसकी जान चली गई। कमरे के अंदर बैठे हुए प्रशांत और अनुराग यह सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन प्रशांत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दरवाजा खोलकर बाहर देखें। इतना तो पक्का था कि उनमें से कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि वे लोग मुर्दा शरीर थे, कोई आत्मा नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यह सब कुछ पहले भी हो चुका है। अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। मैं पिछले 1 महीने से कम समय से काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। फिर आज अचानक क्या हो गया? प्रशांत वहां 1 महीने से कम समय से काम कर रहा था। भले ही उसकी ड्यूटी दिन के समय रहती थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो उसे पता चल ही जाता। उसने तो ऐसा कुछ सुना भी नहीं था और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि अचानक यह लाश जिंदा क्यों हो रही है। यह सब कुछ मेरी मां ने किया है, उसकी गलती से यह सब कुछ हुआ है। प्रशांत अब तक चुपचाप था, लेकिन अब उसे कुछ शंका होने लगी थी, इसलिए उसने अनुराग की तरफ देखकर पूछा, अनुराग, सच सच बताओ कि क्या हो रहा है? अनुराग डरा हुआ था और प्रशांत ने अभी नोटिस किया कि वह बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ जानता है, लेकिन बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। प्रशांत ने उसे समझाते हुए कहा, अनुराग, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम मुझे बताओ तो सही कि यहां क्या हो रहा है। अनुराग ने अपने आंसू पोंछे और कहा, यह सब कुछ आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था। आज से करीब 2 साल पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। उससे पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी माँ सुचित्रा घोष एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर है और मेरे पिता रविंद्र घोष एक इंजीनियर हैं। मेरे पिता की ट्रांसफर यहाँ पर हुई थी और मेरी माँ ने भी यहीं पर एक जगह पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मेरी दीदी सुमोना इस कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ पर मेरी माँ ने प्रोफेसर का काम शुरू किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी माँ कुछ दिनों से अजीब अजीब बातें करने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहती थी। कभी कहती थी कि काला जादू हमें बहुत कुछ दे सकता है, तो कभी कहती थी कि बलिदान यानी कि सैक्रिफाइस से हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, कुछ समझ में नहीं आता था ये सब कुछ, लेकिन मेरे पिता हमेशा मेरी माँ से झगड़ा किया करते थे, क्योंकि उनकी बातें रोज और भी अजीब होती जा रही थी। एक बार जब मैं मेरी माँ के कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी माँ एक तांत्रिक के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और वह तांत्रिक पता नहीं उनको कुछ अजीब अजीब बातें सिखा रहा था। धीरे धीरे मेरी माँ ने मेरे पिता को भी अपने जैसा बना लिया। अब तो मेरे माता पिता दोनों ही रात को 3 बजे उठकर पूजा किया करते थे और पूजा करते समय वह लोग काले रंग के कपड़े पहनते थे। वह लोग एक अजीब सी फोटो के सामने पूजा किया करते थे, जो किसी देवता की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, बहुत डरावनी थी। आज से करीब 6 महीने पहले की रात को पानी की प्यास लगने से मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा कि घर में कोई आया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि 2-3 लोग घर में आए हुए हैं और वह सब लोग बातें कर रहे हैं। मैंने मेरी दीदी को जगाया और हम दोनों चुप करके बातें सुनने लगे। लेकिन इससे मेरे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं? यह आवाज सुचित्रा की थी। उसकी आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। जब मैं धीरे से उन लोगों की तरफ देखा तो उन लोगों के सामने एक आदमी बैठा हुआ था जिसने भी काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके गले में अजीब अजीब रंग की मालाएं थीं। उसके साथ 2 और लोग थे जो उस अजीब आदमी के पीछे खड़े थे और उन दोनों ने भी काले रंग के ही कपड़े पहने थे। बलि देने का यही मतलब होता है और यह बलि बहुत ही खास है, क्योंकि इसके बाद तुम दोनों के पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम दोनों किसी को भी जिंदा कर सकते हो, उसको भी जिसकी बलि दी गई है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे माता पिता काफी रिलैक्स लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह दोनों
उस आदमी की बात पर भरोसा कर रहे हैं। उसके बाद उस आदमी ने आगे कहा, मैं तुम दोनों को इसकी विधि बताऊंगा, लेकिन इसके लिए बहुत खर्चा आएगा। मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पैसे की चिंता आप मत करो, वह हमारे पास है, बस आप हमें वह विधि बता दीजिए। उनकी यह बात सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस तांत्रिक ने आगे कहा, देखो यह विधि मैं सबको नहीं बताता हूं, मैं सिर्फ उन लोगों को बताता हूं जो मेरे बहुत ही खास होते हैं। तुम दोनों ही मेरे बहुत खास हो, इसलिए यह सिर्फ मैं तुम दोनों को ही बताता हूं। उसकी बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश लग रहे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस तांत्रिक ने आगे कहा, 6 महीने बाद शनि अमावस्या आने वाली है और उसे रात को सूर्य ग्रहण भी है, जो कि सवेरे 4:05 को होने वाला है। वह ग्रहण हमें तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी पर उसका असर दिखाई देता है, तो हमारे लिए वह ग्रहण भी काम करेगा। इसके लिए तुम्हें जिसकी बलि देनी है उसे इस तरह से पढ़ना होगा जिससे कि उसका एक बूंद खून भी ना बहे। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उसके शरीर का एक बूंद खून भी नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ मंत्र लिख कर दूंगा जिसका तुम्हें पाठ करना होगा और हवन कुंड में चंदन की लकड़ी से हवन करना होगा। उसके बाद ठीक 4:05 में तुम्हें उस मुर्दा शरीर के मुंह में खून डालना होगा। इससे वह मुर्दा शरीर के अंदर शैतान आकर बस जाएगा और वह तुम्हें शक्तियां देगा। उसके बाद वह शैतान उस शरीर से चला जाएगा और वह शरीर फिर से मर जाएगा। तुम दोनों के पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम फिर से उस मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो, और तो और तुम और तुम्हारा परिवार सदियों तक जिंदा रहेगा। मैं और मेरी बहन यह सुनकर काफी हैरान हो रहे थे। मेरी बहन ने मुझे चुप रहने के लिए कहा और हम दोनों फिर से उन लोगों की बातें सुनने लगे। उस तांत्रिक ने मेरे माता पिता से पूरे 15 लाख रुपए लिए और साथ में यह भी बताया कि यह विधि हो जाने के बाद मेरे माता पिता के पास इतनी शक्तियां होंगी कि वह जितना चाहे उतना धन अपने सामने ला सकते हैं। उसने कहा था कि मेरे माता पिता के पास इतनी शक्तियां होंगी कि वह कुबेर का खजाना अपने पास रख सकते हैं। कुछ देर के बाद वह तीनों लोग वहां से चले गए और उसके बाद मेरे माता पिता भी अपने कमरे में चले गए। अंदर जाकर वह दोनों और बातें कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे माता पिता मेरी ही बलि देंगे, लेकिन मेरी दीदी ने बताया कि वैसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे माता पिता हमें बहुत प्यार करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद मेरे माता पिता बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे थे। मुझे हर रोज रात को उनकी आवाज सुनाई देती थी। वह लोग कुछ मंत्र बोलते थे जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं देते थे। कल रात को अचानक मेरे माता पिता ने मेरी दीदी को कहा कि उसको उपवास करना होगा। सवेरे से उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया था और शाम को जब पूजा में हमें बिठाया तो हमें डर लगने लगा, क्योंकि हमने सारी बातें सुनी थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि कुछ ही देर में हम दोनों में से कोई एक बलि चढ़ने वाला था। पिताजी ने मेरी दीदी को कुछ पीने के लिए दिया और जैसे ही उसने वह पिया तो वह एक मूर्ति की तरह बैठ गई। मैं समझ गया था कि वह लोग मेरी दीदी को मारने वाले थे। मैं डर रहा था, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरे सामने सारे मंत्र पढ़े गए और फिर मेरे पिताजी ने दीदी का गला दबाना शुरू किया और यह देखकर हमें जोर से चिल्लाने लगा। मेरे पिताजी मुझे रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन माँ ने कहा कि इस वक्त बलि देना ज्यादा जरूरी है। अब मेरी दीदी भी चिल्लाने लगी थी, लेकिन मेरे पिताजी ने एक कपड़ा लिया और उसकी मदद से मेरी दीदी का गला दबाने लगे। मैं इस बार हिम्मत की और मेरे पिताजी का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं एक बच्चा ही था। हालांकि मेरी दीदी ने भी पिताजी को दूर कर दिया और हम दोनों भाई बहन वहां से भागने लगे। मेरी माँ अभी भी वैसे ही बैठकर मंत्र बोल रही थी और मेरे पिताजी हमें पकड़ने के लिए भाग रहे थे। ऐसे में मैं नीचे गिर गया और मेरी दीदी जब मुझे पकड़ने के लिए आई तो मेरे पिताजी ने उसको पकड़ लिया। वह वहीं पर उसका गला दबाने लगे और धीरे धीरे मेरी दीदी के हाथ और पैर बेजान होने लगे। उसकी मौत इस चक्र के अंदर ही होनी चाहिए, वरना शैतान उसके शरीर में नहीं आएगा। मेरी माँ की बात सुनकर पिताजी मेरी दीदी को खींचते हुए उसे चक्र में ले आए, जिसे उन दोनों ने मिलकर बनाया था। मैं फिर से पिताजी को दूर करने लगा, लेकिन इस बात में मेरी दीदी मदद नहीं कर पा रही थी। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आई, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी नहीं रुके और जब तक पुलिस वहां पर आई मेरी दीदी मर चुकी थी। मेरी दीदी अब जिंदा नहीं थी। यह सोचकर ही मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अब शायद मेरी दीदी के शरीर में शैतान आ जाएगा। लेकिन जहां तक मैं उन लोगों की बात सुनी थी, उसके लिए मंत्र का उच्चारण जरूरी था और खून भी जरूरी था। अभी तो सिर्फ आधी विधि हुई थी और दीदी के मरने के बाद भी उन्होंने कुछ मंत्र बोलते रहे
और सूर्य ग्रहण के समय खून देने की विधि भी पुलिस के आ जाने की वजह से रह गई थी। मैं चुपचाप वहां से भाग गया क्योंकि किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैं एम्बुलेंस का पीछा कर रहा था लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। लेकिन मुझे पता चल गया था कि उनका मुर्दा शरीर यही हॉस्पिटल में लाया जाएगा, इसलिए मैं तुरंत यहां पर आ गया। सारी बातें सुनकर प्रशांत का सर चकराने लगा था। इसका मतलब यह था कि सारी मुसीबत की जड़ वह लड़की का मुर्दा शरीर था, लेकिन वह तो अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी जबकि बाकी मुर्दा शरीर उठकर जाग रहे थे। प्रशांत ने जब घड़ी की तरफ देखा तो इस वक्त समय 3:45 हो गया था। उसने जब मोबाइल में सूर्य ग्रहण के बारे में पता किया तो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखने वाला था क्योंकि उसका समय रात का था। कुछ वीडियो में ऐसा बताया जा रहा था कि सूर्य ग्रहण भले ही भारत में ना दिखाई दे, लेकिन उसका असर तो होने वाला ही था। सूर्य ग्रहण का जो नियत समय बताया जाता है, उसके पहले से और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक उसका असर रहता है। और शायद सूर्य ग्रहण का वह समय शुरू हो गया था और शैतान शायद 4:05 के समय ही सुमोना के शरीर में आने वाला था। अनुराग, तुम्हें यह सब कुछ तो पता है, लेकिन इसे कैसे रोकना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी है? मुझे नहीं पता। बाकी की बातें उन लोगों ने कमरे के अंदर जाकर की थीं और वह मैंने नहीं सुनी थी। प्रशांत को अंदर बैठे हुए ही सब कुछ सुनाई दे रहा था कि किस तरह से वह लोग डॉक्टर और कंपाउंडर को मार रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह दरवाजा खोलकर उन लोगों की मदद करे। तभी उन लोगों को दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह दरवाजा पीछे की तरफ का था। उस मुर्दा घर के अंदर आगे की तरफ और पीछे की तरफ ऐसे 2 दरवाजे थे। आगे की तरफ से डेड बॉडी लाई जाती थी और पीछे की तरफ जो दरवाजा बड़ा था, वहां से वहां का फर्नीचर और बाकी सामान लाने की व्यवस्था थी। सामने का दरवाजा नॉर्मल ही था, जहां से बड़ा सामान नहीं लाया जा सकता था, इसलिए पीछे का दरवाजा बनाया गया था। प्रशांत जानता था कि पीछे का दरवाजा सिर्फ उस समय ही यस किया जाता था जब कोई बड़ा सामान उसके अंदर लाया जाता था, लेकिन आज तो ऐसा कोई सामान आने वाला ही नहीं था। फिर पीछे का दरवाजा किसने खोला था? पीछे के दरवाजे से 4 लड़के अंदर आए जो बॉयज हॉस्टल में रहने वाले थे। उस अस्पताल का बॉयज हॉस्टल जहां पर वे लड़के रहते थे, वे वहां पर नर्सिंग की पढ़ाई करते थे। हॉस्टल में कोई भी अल्कोहल लेने की परमिशन नहीं थी और जब उनका मन अल्कोहल लेने का करता था तब वे लोग यहीं पर आते थे। उन चारों की आलोक और निगम से अच्छी पहचान थी और कभी कभी वे लोग साथ में बैठकर शराब पी लिया करते थे। आज भी वे लोग इसीलिए आए थे। आलोक भैया, निगम काका, हम लोग आ गए और आज तो हमारे पास महंगी वाली दारू की बोतल है। 17-18 साल के लड़के अपने हाथ में महंगी दारू की बोतल लेकर अपने मौत के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। शायद पीछे का दरवाजा लगाया नहीं जाता था और उसी का फायदा उठाकर ये लड़के यहाँ पर आ जाया करते थे। आज भी वे लोग वहां पर एंजॉय करने के लिए आ रहे थे। जब तक वे लोग वहां पर आए थे तब तक वहां सब कुछ शांत हो गया था। आज तो यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब प्रशांत ने यह आवाज सुनी तो वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और उसने खिड़की के कांच से बाहर की तरफ देखा। बाहर 17-18 साल के बच्चों को देखकर प्रशांत परेशान हो गया। वह इतने छोटे बच्चों को इतनी भयानक मौत होते हुए कैसे देख सकता था? उसने अंदर से आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद था और खिड़की भी बंद थी। इस वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलने के लिए गया, लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर अनुराग ने डरते हुए कहा, भैया, आप अगर दरवाजा खोलोगे तो वह ज़ोंबी अंदर आ जाएंगे। अनुराग भी एक बच्चा ही था तो उसका डरना स्वाभाविक था, इसलिए प्रशांत ने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत अनुराग, मुझे यहां पर कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा है और मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ उन लड़कों को चेतावनी दे रहा हूं। शायद वे लोग वहां से भाग जाएं या फिर मैं उनको अंदर भी बुला सकता हूं, उससे उन लोगों की जान बच जाएगी। अनुराग डर तो रहा था, लेकिन फिर भी उसने इसका विरोध नहीं किया। प्रशांत ने धीरे से दरवाजा खोला और उसने आधा दरवाजा खोलकर ही आवाज देते हुए कहा, सुनो बच्चों, यहां से तुरंत चले जाओ, यहां पर कुछ भयानक हो रहा है। उन चारों ने प्रशांत की आवाज सुनी और उनमें से एक ने उसकी तरफ देखकर कहा, भयानक हो नहीं रहा है भैया, अब होगा, क्योंकि हम अपने साथ दारू की बोतल लेकर आए हैं। कल हमें छुट्टी है, इसीलिए हम लोग कल आराम करने वाले हैं और आज की रात हम एंजॉय करने वाले हैं। कहते हुए उन चारों ने आपस में ताली बजाई। प्रशांत ने फिर से उनको समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, यहां पर सारी लाशें जिंदा हो गई हैं।
अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, नहीं तो वे लोग तुम लोगों को भी मार डालेंगे। प्रशांत की बात मानने की बजाय वे लोग हंसने लगे और उनमें से एक ने कहा, लगता है निगम काका ने इसको भी कहानी सुनाकर डरा दिया है। आपको पता नहीं है भैया, निगम काका सबको यह से डरते हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो इतनी बातों से डर जाएं। अरे, हम उनको अच्छे से जानते हैं, वह ऐसी कहानी बनाने में एक नंबर के उस्ताद हैं। प्रशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन चारों को किस तरह से समझाए। वह उन लोगों को कुछ खाने ही वाला था कि मुख्य मुर्दा घर का दरवाजा खोलने की आवाज उन लोगों को सुनाई दी। आवाज सुनकर अनुराग ठिठक कर बैठ गया और प्रशांत भी परेशान हो गया। उसने तुरंत कहा, अब वापस जाने का वक्त नहीं है, अंदर आ जाओ। वह चारों लोग प्रशांत को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रशांत निगम की भूतिया कहानियों से डर गया है। वे लोग 2-4 कदम आगे बढ़े कि सबसे आगे चलने वाला लड़का रुक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नीचे जमीन पर लगे हुए खून के ऊपर रुक गई थीं। वहां पर सिर्फ खून फैला हुआ नहीं था, कुछ मांस के लौचड़े भी दिखाई दे रहे थे। यह सब कुछ दिखने में इतना भयानक था कि वह लड़का आंखें फाड़े हुए एक ही जगह पर बुत बनकर खड़ा हो गया। अरे भाई, तुझे क्या हो गया? कहते हुए दूसरा लड़का आया और उसकी भी नजर उन सब चीजों पर पड़ी और उसकी भी हालत पहले लड़के जैसी ही हो गई। धीरे धीरे उन चारों ने यह दृश्य देखा कि तभी मुख्य मुर्दा घर का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और अंदर से कुछ भयानक चेहरे दिखाई देने लगे जो पूरी तरह से खून से सने हुए थे। उन लोगों की डरावनी मुस्कान और अजीब तरीके से चलना उन्हें और भी भयानक बना रहा था। वह खड़ी लाश एक एक करके उन चारों लड़कों के पीछे पड़ गई और यह देखकर चारों लड़के वहां से भागने लगे। प्रशांत ने अभी भी दरवाजा खुला रखा था और वह हाथ हाथ कर उनको अंदर आने के लिए कह रहा था। आखिरकार सिर्फ एक लड़का कमरे के अंदर आ पाया और बाकी लड़के किसी न किसी मुर्दा शरीर के शिकार हो गए। प्रशांत ने उस लड़के को अंदर खींच लिया और दरवाजा कसकर फिर से बंद कर दिया। प्रशांत जानता था कि यह दरवाजा भी ज्यादा देर तक उनकी सुरक्षा नहीं देगा, वह भी कुछ देर के बाद टूट ही जाएगा। अच्छी बात यह थी कि वहां पर जितनी भी लाशें थीं, वे ऐसी थीं जिनके पास ज्यादा ताकत नहीं थी, वरना वे दरवाजा आराम से तोड़ सकती थीं। उनमें से कुछ लाशें तो ऐसी थीं जो ठीक से चल भी नहीं पाती थीं, क्योंकि वे सारी एक्सीडेंट या फिर ऐसी ही डेड बॉडी थीं। वहां पर उन लड़कों के चिल्लाने की आवाज आने लगी और इस समय निगम और आलोक मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे और उन्होंने यह आवाज सुनी। उस लड़की ने फिर से किसी को काट लिया क्या? हमने एक एम्बुलेंस भी तो इस तरफ आते हुए देखी थी। लगता है कुछ भयानक हुआ है वहां। आलोक ने इतना कहकर आगे आकर दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि निगम ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, हमें किसी को लेकर अंदर जाना चाहिए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तुम्हें आवाज नहीं आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई मर रहा है। आलोक को उसकी बात सही तो लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अंदर जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए या फिर वहां से भाग जाना चाहिए। अंदर पहुंचा लड़का डर के मारे तर-तर कांप रहा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। प्रशांत ने अपने पास रखी हुई पानी की बोतल में से उसको पानी दिया तो वह लड़का एक ही घूंट में पूरी बोतल पी गया। यह देखकर प्रशांत ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अबे पागल है क्या? यह आखिरी पानी की बोतल थी, अब हमारे पास पानी नहीं बचा। बाहर दिखाई दे रहा है कितनी सारी लाश घूम रही हैं, हम पानी पीने कहां जाएंगे? प्रशांत उस लड़के को डांट रहा था, लेकिन लड़का कुछ सुनने की हालत में नहीं था। उसे ऐसी हालत में देखकर प्रशांत ने अपना सर पकड़ लिया और फिर अनुराग की तरफ देखकर कहा, इसे छोड़ो, तुम ये सोचो कि यह सब रोकने के लिए क्या करना चाहिए। भैया, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो अभी बच्चा हूं। प्रशांत भी जानता था कि अनुराग एक छोटा बच्चा है, पर क्या हुआ उसकी जानकारी सिर्फ उसी के पास थी। यह सब रोकने का उपाय तो शायद सिर्फ अनुराग के माता पिता के पास ही होगा। यह सोचकर उसने पूछा, अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें पता है कि उन्हें कहाँ लेकर गए हैं? अनुराग को उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि उन लोगों को कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन इतना पता है कि उन लोगों के साथ उन लोगों के मोबाइल फोन को भी लेकर गए हैं। शायद वह इस वक्त पुलिस के पास ही होंगे। प्रशांत ने कई सारी फिल्मों में भी देखा था कि जब पुलिस गुनहगार को पकड़कर लेकर जाती है तो उन लोगों का मोबाइल अपने पास रख देती है। हो सकता है कि अनुराग के माता पिता का मोबाइल फोन भी पुलिस के पास ही होगा। यही सोचकर उसने तुरंत पूछा,
क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता का फोन नंबर याद है? अनुराग ने तुरंत अपने पिताजी का फोन नंबर बताया और प्रशांत ने तुरंत अपने फोन से उस नंबर पर कॉल किया। पहली बार किसी ने भी फोन नहीं उठाया, इसलिए उसने दूसरी बार फोन किया और इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। प्रशांत के पास बचने का सिर्फ यही उपाय था, इसलिए उसने लगातार 5 बार फोन किया और छठी बार फोन करने पर किसी ने फोन उठाया और गुस्से में कहा, कौन है वहां पर? जब 5 बार फोन नहीं उठाया तो समझ नहीं आता कि फोन नहीं उठा सकते। प्रशांत को नहीं पता था कि सामने कौन है, लेकिन उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर सर सर, हमारी मदद कीजिए, यहां पर कुछ बहुत भयानक हो रहा है। दूसरी तरफ फोन उठाने वाला एक कांस्टेबल था। उस कांस्टेबल के गले में हनुमान जी का बड़ा सा लॉकेट दिखाई दे रहा था और माथे पर चंदन का टीका भी लगा हुआ था। उसके वर्दी पर किशोर केशव लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अरे कंप्लेंट लिखवानी है तो पुलिस स्टेशन पर फोन करो ना। ये किस नंबर पर फोन किया जा रहा है पता भी है? प्रशांत के पास ही आखिरी मौका था। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए। यह फोन अनुराग, जो इस फोन के मालिक का बेटा है, उसने करवाया है। वह आदमी जो यह फोन का मालिक है, उसने अपनी ही बेटी को मार डाला है और उसकी बेटी में शैतान आ रहा है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा है। हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पा रहे हैं और वह भी नहीं पता कि कब तक बचेंगे। हमारी मदद करिए सर। कांस्टेबल किशोर केशव की जगह कोई और होता तो फोन रख देता यह सोचकर कि सामने कोई पागल है, लेकिन यह प्रशांत की खुशकिस्मती थी कि फोन उसने उठाया था। किशोर केशव भगवान और ऊपरी शक्तियों पर पूरा भरोसा करता था, इसीलिए वह आज मंदिर जाकर हनुमान जी का लॉकेट पहनकर नाइट ड्यूटी पर आया था, क्योंकि आज शनि अमावस्या थी। जब दोनों पति पत्नी से सवाल जवाब किए जा रहे थे, तब सुचित्रा ने सब कुछ बताया था। उसने बता दिया था कि एक तांत्रिक ने उसको यह विधि करने के लिए कहा था, जिसमें शैतान कुछ समय तक बलि दी गई है उसके शरीर में आएगा और उन लोगों को बहुत सारी शक्तियां देगा, और उसके बाद जो मर चुका है उसे भी वह लोग जिंदा कर सकते हैं और सदियों तक वह और उनका परिवार आराम से जिंदा रह सकते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर इंस्पेक्टर ने तो उन्हें पागल बता दिया था। उन्हें लग रहा था कि या तो ये लोग पूरी तरह से पागल हैं या फिर किसी ने इनको उल्लू बना दिया है। ज्यादा शक्ति और ताकत पाने की लालच में उन लोगों ने अपनी ही बेटी को मार डाला। यह सिर्फ धोखा और काली शक्ति की उपासना करने का सीधा साधा जुर्म था, लेकिन किशोर केशव ऐसा नहीं सोचता था। इसका मतलब है कि मेरा शक सही हुआ, उस लड़की के शरीर में शैतान आ गया। फोन उठाने वाला आप उन लोगों की बातों पर भरोसा कर रहा है। यह सुनकर प्रशांत बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने तुरंत कहा, सर हम लोग सिविल अस्पताल में हैं और मुर्दा घर के अंदर सारी लाशें जिंदा हो गई हैं और उन लोगों ने हमारे सामने कुछ लोगों को मार डाला है। हम लोग एक कमरे में छुप गए हैं, लेकिन कब तक जिंदा रहेंगे वह नहीं कह सकते। हमारे पास पानी तक नहीं है। प्लीज हमारी मदद करिए सर, हमें बचा लीजिए। प्रशांत ने कांस्टेबल किशोर केशव को वह सारी बातें बताईं जो अनुराग ने उसको बताई थीं, और साथ में यह भी बताया कि मुर्दा घर में क्या हो रहा है। अभी भी बाहर से उन लोगों के इधर उधर भागने और वह लड़कों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और यह सुनकर कांस्टेबल भी परेशान हो गया। किशोर केशव सिर्फ एक कांस्टेबल था, वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने यह नंबर अपने फोन में सेव किया और प्रशांत को सांत्वना दी। वह तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया और उसने सारी बातें बताईं, लेकिन जैसा उसने सोचा था, कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। सर, आप इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप कम से कम मुझे उन लोगों से बात करने की परमिशन तो दे दीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी बात करने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसे परमिशन दे दी गई। वह तुरंत अंदर गया और उन दोनों से बात की। तुम लोगों की बेटी के शरीर में शैतान आ गया है और तुम लोग बताओ कि यह सब कुछ कैसे रोका जा सकता है। शैतान आ गया और वह हमें बहुत सारी शक्तियां देगा। अब तुम लोग हमें यहां नहीं रोक सकते। हम आजाद हो जाएंगे और हमारे पास बहुत सारी शक्तियां होंगी और बहुत सारा पैसा भी होगा। सुचित्रा यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाने लगी। किशोर केशव ने उन लोगों को समझाया, सबसे पहली बात कि तुम लोगों ने उसे खून नहीं दिया है, इसलिए तुम लोगों की इच्छा पूरी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अब तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं होगी, क्योंकि जब तुम लोगों ने खून दिया ही नहीं तो शक्तियां तुम्हें नहीं मिलेंगी। शक्तियां उसे मिलेंगी जिसने शैतान के मुंह में खून दिया था। और दूसरी बात यह कि वह इंसान तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं करेगा।
शैतान तुमको शक्ति, पावर और पैसा कुछ भी नहीं देगा, तो फिर तुम यहां से आजाद भी नहीं होने वाले। इसीलिए बता दो कि यह सब कुछ कैसे रोका जा सकता है, वरना अपनी बेटी के साथ बेटे की जान से भी हाथ धो लो। आप लोगों का बेटा वहीं पर है। कहते हुए उसने सारी बातें सुचित्रा और रविंद्र को बताई। अब उन लोगों को समझ आ गया था कि शैतान उन लोगों की मदद नहीं करने वाला। सुमोना तो पहले ही मर चुकी थी, अब सिर्फ अनुराग बचा था। अगर उसे कुछ हो गया तो उन लोगों के पास जिंदा रहने का कोई कारण ही नहीं बचता। यह सब सुनकर और सोचकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी मुलाकात उस तांत्रिक से एक बार साइकोलॉजी की एक शिविर में हुई थी। उसने अपनी शक्तियों का इतना बखान किया कि मैं उसकी बातों में आ गई। उसने बताया कि जब हम किसी की बलि देते हैं तो हमें बहुत सारी शक्ति मिलती है, और इस बार जो शनि अमावस्या और ग्रहण का मिश्रण होने वाला है वह हमें बहुत शक्तियां देगा। पहले रविंद्र मेरी बात पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन मैंने उनको भी तांत्रिक बाबा से मिलवाया तो वह भी मेरी बातों पर भरोसा करने लगे। उसने सारी विधि बताई और पैसे भी लिए, और हम लोगों ने यह सब कुछ किया। किशोर केशव यह सारी बातें सुनने के लिए यहां नहीं आया था। उसने तुरंत कहा, यह सब छोड़ो और यह बताओ कि यह सब कुछ रोका कैसे जा सकता है। सुचित्रा ने अपनी आंखों को साफ किया और कहा, अगर शैतान सुमोना के शरीर में आ गया है तो सबसे पहले वह अपने होने का एहसास करवाता है। वह अपने आसपास जितनी नेगेटिविटी है उसे बढ़ावा देता है। जितना खून उसे मिलेगा वह उतना ही ताकतवर होगा, और उसे रोकने का सिर्फ एक उपाय है कि जब ग्रहण का मुख्य समय आएगा, यानी कि 4:05 पर, तो मेरी बेटी के शरीर को जला देना पड़ेगा। जब सुमोना का शरीर जल जाएगा तो उसके साथ शैतान और उसके सारे चेले, यानी कि वह नेगेटिविटी भी चली जाएगी। उसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि जो मंत्र मुझे दिए गए हैं वह एक कागज में लिखे हुए हैं और मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और ना ही मैं इस वक्त मेरी बेटी के सामने हूं। सारे पुलिस वाले यह सुनकर खुश हो गए कि एक कांस्टेबल ने उन लोगों से सर कबूलनामा करवा लिया। लेकिन कांस्टेबल यह सोचकर खुश था कि शायद वह मुर्दा शरीर को जलाने से अब शैतान और उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। उसने तुरंत प्रशांत को फोन किया और सारी बातें बता दी। प्रशांत यह जानकर खुश तो हो गया था, लेकिन परेशानी यह थी कि वह लोग उस कमरे से बाहर निकल नहीं सकते थे, क्योंकि सारे मुर्दा शरीर बाहर ही घूम रहे थे, और वह लोग उन्हें इतनी आसानी से सुमोना की डेड बॉडी के पास नहीं जाने देंगे। अगर उस जगह को भी आग लगा दी जाए तो उसके अंदर प्रशांत, अनुराग और वह लड़का बंद हो गए थे। उस जगह के साथ वह तीनों भी जलकर मर सकते थे। वहां से निकलने का दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि बाहर निकलने के लिए उन लोगों को उस कमरे से तो बाहर जाना ही पड़ता था, वरना वह लोग वहीं मारे जाएंगे। ये सारी परेशानी सुनकर कांस्टेबल किशोर केशव ने कहा, मैं सर से बात करता हूं कि तुम्हारी मदद के लिए आए, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि सर मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं। तब तक तुम जो कर सकते हो वह करो। किशोर केशव अच्छे से जानता था कि उसकी बात वहां कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी उसने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की। जैसा कि उसने सोचा था, उसकी बात का मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर ने किशोर केशव को वहां जाकर मदद करने के लिए कह दिया, लेकिन साथ में कोई मदद नहीं भेजी। प्रशांत अभी भी अंदर था और वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास आलोक का नंबर है। इसलिए उसने तुरंत आलोक को फोन लगाया। प्रशांत ने उन लोगों को सारी बातें बताईं। अगर कोई नॉर्मल बात होती तो आलोक और निगम इस सारी बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उन लोगों ने अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, और सुमोना ने निगम की उंगली भी खा ली थी। वह लोग समझ गए थे कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए निगम ने कहा, वैसे तो उस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक खिड़की पीछे की तरफ है जो वेंटिलेशन है, वह 4-5 फीट ऊपर है, इसलिए तुम लोगों को वहां से निकलना होगा। वह उतना बड़ा है कि तुम्हारे जैसे दुबले पतले लोग आराम से निकल जाएंगे। यह सुनकर आलोक ने भी कहा, अरे हाँ, मैं उस वेंटिलेशन के बारे में भूल गया था। तुम लोग वहां से निकलने की कोशिश करो, हम लोग पीछे तुम लोगों को पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। एक अच्छी बात वहां की यह थी कि वहां का मुख्य दरवाजा अंदर से खोला नहीं जा सकता था। अंदर से खोलने के लिए चाबी लगती थी, इसी वजह से सारी लाशें बाहर नहीं आ सकती थीं। प्रशांत ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर सबसे ऊपर वाले वेंटिलेशन पर पड़ी, जहां पर लोहे की जाली लगी हुई थी। वहीं से बाहर की हवा अंदर आती थी। उसने यह बात अनुराग और उस लड़के को भी बताई। अनुराग तो फिर भी संभल गया, लेकिन वह लड़का अभी भी बहुत घबराया हुआ था। उसको लेकर वहां से निकलना मुश्किल था, लेकिन उसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वहां पर जितनी भी कुर्सियां और टेबल थे
उन्हें एक जगह पर लगाया गया और उसके ऊपर प्रशांत चढ़ गया। वहां पर नट बोल्ट लगे हुए थे, जिन्हें खोलने के लिए वहां पर कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं था। इसलिए उसने खाने का चम्मच लिया और उसी से उन्हें खोलने की कोशिश करने लगा। उन टाइट नट बोल्ट को खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन करीब आधा घंटे की मेहनत के बाद वह खुल गया था। वहां से नीचे उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अंदर से तो भले ही वह 4-5 फीट था, लेकिन बाहर से वह करीब 7 से 8 फीट था, क्योंकि मुर्दा घर का वह एरिया अंदर से ऊपर की तरफ था। मुर्दा घर के अंदर आने के लिए 3-4 सीढ़ियां ऊपर जाना पड़ता था, इसलिए बाहर से उसकी ऊंचाई अंदर के मुकाबले ज्यादा थी। प्रशांत ने वापस आलोक को फोन लगाया तो आलोक ने बताया कि वह दूसरी तरफ पहुंच गया है और उसने अपने साथ कुछ और 2-3 लोगों को भी बुलाया है, इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रशांत ने सबसे पहले अनुराग को वहां से नीचे उतारा। उसे वहां से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अनुराग सुरक्षित पहुंच गया होगा। अब उसने वह लड़के को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन लड़का अभी भी डर के मारे थर थर कांप रहा था और वह नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रशांत ने किसी तरह से उसको मनाया, लेकिन तभी वहां पर जितनी भी जिंदा लाशें थीं, वे लोग एक साथ वहां के दरवाजे को धकेलने लगे। वे लोग दरवाजा खोलने के लिए भी कह रहे थे। प्रशांत ने जल्दी जल्दी उस लड़के को वहां से दूसरी तरफ उठाकर फेंक दिया। पता नहीं वह लड़का सुरक्षित नीचे गिरा या फिर उसके हाथ पैर टूट गए। प्रशांत ने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और वह खुद ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी दरवाजा पूरी तरह से टूट गया। दरवाजा टूटते ही वे लोग अंदर आ गए। इस समय प्रशांत काफी ऊंचाई पर था और वे लोग पहले से ही टूटे फूटे थे, इसीलिए वे लोग प्रशांत तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन वे लोग टेबल को हिलाने लग गए थे। प्रशांत बहुत ज्यादा डर गया था और वह चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं आ सकता था। समय हो गया है, शैतान ने खून मांगा है, कहते हुए उन्होंने टेबल को जोर से धक्का दिया, जिससे प्रशांत नीचे जमीन पर गिर गया। उसे लगा था कि अब वह भी खा जाएगी, लेकिन विपरीत हुआ। वे लोग प्रशांत को खींचते हुए मुख्य मुर्दा घर के अंदर सुमोना की डेड बॉडी के पास ले गए। प्रशांत ने पहली बार सुमोना को देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह उसे ललची नजरों से देख रही थी। सुमोना का मुर्दा शरीर बेजान पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें जिंदा लोगों की तरह थीं। उसके होंठ हिलते हुए दिखाई दिए और उसने कहा, ग्रहण का समय आ गया है, मुझे खून दो ताकि मैं जिंदा हो जाऊं। प्रशांत समझ गया कि यह सुमोना नहीं, वह शैतान है। वह शैतान अब खून चाहता था ताकि वह जिंदा हो सके। शैतान सुचित्रा और उसके परिवार को जिंदा करना ही नहीं चाहता था। शायद एक बार जिंदा हो जाने के बाद वह उन सबको भी मारकर खा जाएगा और उनको शक्तियां नहीं देगा, बल्कि खुद शक्तिशाली बन जाएगा। प्रशांत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन लाशों ने उसे पकड़ रखा था। सुमोना का मुंह खुल गया और सब लोग प्रशांत का हाथ पकड़कर उसे सुमोना के मुंह की तरफ ले जाने लगे। सुमोना एक 18 साल की नाजुक लड़की थी, लेकिन इस समय उसके दांत खंजर जैसे नुकीले लग रहे थे। प्रशांत का हाथ सुमोना के मुंह के पास पहुंचा ही था कि तभी वहां जोर से दरवाजा खुला। सब लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया तो वहां पर वही कांस्टेबल किशोर आया खड़ा था। उसने स्ट्रक्चर को इधर उधर धकेलना शुरू किया, जिससे वे टूटी फूटी लाशें इधर उधर गिरने लगीं। इन सब के चक्कर में प्रशांत भी गिर गया और उसके सर पर एक स्ट्रेचर जोर से लगा, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। कांस्टेबल किशोर किसी तरह वहां पर पहुंचा और वह प्रशांत को लेकर वहां से निकालने लगा, लेकिन वे लाशें वहां से निकलने नहीं दे रही थीं। तभी सुमोना का स्ट्रेचर भी गिर गया और सुमोना की लाश वहीं पर गिरी जहां पर प्रशांत का खून गिरा हुआ था। सुमोना की जुबान किसी सांप की तरह बाहर निकली और उसने प्रशांत के खून को जुबान से छक लिया। धीरे धीरे वहां का माहौल बदलने लगा और लाइट बंद चालू होने लगी। सुमोना के अंदर अब शैतान आ रहा था, लेकिन ताकतवर बनने के लिए उसे इतने खून से कुछ नहीं होने वाला था। कांस्टेबल पूरी तैयारी के साथ वहां पर आया था। उसने तुरंत वह दारू की बोतल उठाई जो उन लड़कों ने वहां पर गिरा दी थी और उसे तुरंत तोड़कर वह चादर पर डालने लगा जो लाशों पर ओढ़ाई जाती है। शैतान की सही जगह नरक में होती है तो तू भी वहीं पर जा, कहते हुए उसने अपने पास की माचिस से उन चादरों पर आग लगा दी। उसने वही चादर उठाई और सुमोना के शरीर पर फेंक दी, जिससे कि उसका शरीर जलने लगा। सुमोना खुद को बचाने के लिए दूर भाग रही थी, लेकिन इस बार प्रशांत ने भी एक जलती हुई चादर उसके ऊपर फेंक दी। धीरे धीरे उस जगह में आग लगने लगी और कांस्टेबल किशोर ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर बाहर निकल गया।
बस थोड़ी ही देर में पूरी जगह आग से जलने लगी। वह मुर्दा घर पूरे अस्पताल से अलग था, इसलिए इस आग से हॉस्पिटल को कुछ नुकसान नहीं पहुंच पाया। कुछ ही देर में दमकल विभाग की गाड़ी आ गई और आग बुझने लगी, लेकिन अंदर से कोई भी जिंदा इंसान नहीं निकला था। बता दिया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लगी थी और वहां के लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। कांस्टेबल किशोर ने भी वही बयान दिया कि वह वहां पर किसी काम से आया था और आग देखकर आखिरी बचे हुए इंसान यानी कि प्रशांत को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और शैतान वाली बात वहीं दबकर रह गई। ऐसा बताया गया कि वहां पर 2 डॉक्टरों के साथ 3 नर्सिंग के छात्र भी मारे गए। उस तांत्रिक का कोई पता नहीं चला जिसने यह सारी विधि सुचित्रा को सिखाई थी। वह शायद शैतान को धरती पर लाना चाहता था, जो काम पूरी तरह से निष्फल हो गया था। वह तांत्रिक अभी भी बाहर है और अपने शिकार को ढूंढ रहा है, जिसकी मदद से वह शैतान को वापस धरती पर लेकर आ सके। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।